जंगल में कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। इसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। लेकिन आज उनके घोंसले में शांति नहीं बल्कि युद्ध छिड़ा हुआ था। गौरी, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? हम दोनों सुबह से भूखे हैं और जो थोड़ा सा भोजन बचा था वो भी तुम अकेले चट कर गई। मुझे एक दाना तक नहीं दिया। अरे बस करो कालू, क्यों सिर खा रहे हो? मुझे ज्यादा भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। तुम तो मर्द हो, जाओ और जाकर कुछ ढूंढ लाओ। मैंने सोचा था बर्फबारी कभी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने अनाज जमाया था, लेकिन तुम तो सारा अनाज खा गई। तुम तो बहुत डरपोक हो। खैर छोड़ो इस रोने धोने को। मेरे दिमाग में एक शानदार योजना आई है। हमें भोजन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी योजना? क्या तुम फिर से किसी का खाना चुराने की सोच रही हो? चोरी नहीं कहते हैं। देखो, सामने वाले नीम के पेड़ पर वो रीमा चिड़िया रहती है ना, उसने सर्दियों के लिए बहुत सारा अनाज जमा कर रखा है। हाँ, वो बहुत मेहनती है, पर वो हमें अपना भोजन क्यों देगी? सीधे नहीं देगी, पर हम उससे भोजन ले लेंगे। हम उसका वो कमजोर घोंसला तोड़ देंगे। जब वो बेघर हो जाएगी तो हम नाटक करेंगे और उसे अपने घर पनाह देंगे और बदले में उसका सारा जमा किया हुआ भोजन हमारा। वाह गौरी, मान गए तुम्हारी अक्ल को। न मेहनत, न मशक्कत और भरपेट भोजन। दूसरी तरफ रीमा चिड़िया का छोटा सा कमजोर घोंसला है। रीमा चिड़िया को इस भयानक साजिश की कोई खबर नहीं थी। उसका घोंसला तिनकों और कमजोर मिट्टी से बना था, जो तेज हवा के हर झोंके के साथ हिल रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम आज कुछ खाएंगे नहीं? मेरी प्यारी गुड़िया, घबराओ मत। हमारे पास भोजन है, लेकिन हमें पीने के लिए पानी चाहिए। नदी का पानी शायद जमने वाला होगा। इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो, हमें पानी पीकर आना चाहिए। पर माँ, बाहर बहुत हवा है। क्या हमारा घर सुरक्षित रहेगा? भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। चलो जल्दी से जाकर आते हैं। रीमा और गुड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती हैं। कालू और गौरी, जो छिपकर देख रहे थे, खुश हो जाते हैं। देखो कालू, रास्ता साफ है। जल्दी चलो, इससे पहले कि वो वापस आए। हमें काम तमाम करना होगा। चलो, आज तो मजा आएगा। अरे, ये तो बहुत ही कमजोर है, एक धक्के में ही गिर जाएगा। बातें कम करो और हाथ, मेरा मतलब पंख चलाओ। इसे पूरी तरह से बिखेर दो। लगना चाहिए कि हवा से टूटा है। रीमा के जाने के बाद कालू और गौरी उसके घोंसले पर हमला करते हैं। वे दोनों अपनी चोंच और पंजों से मारकर घोंसले को तहस नहस कर देते हैं। तिनके हवा में बिखर जाते हैं। निर्दयता की हद पार करते हुए उन दोनों ने पल भर में रीमा की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अपना काला काम पूरा करके वे दोनों वापस अपने घर जाकर छिप गए और तमाशा देखने लगे। कुदरत का कहर देखिए, जैसे ही रीमा लौटी, आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे। ठंड अब जानलेवा हो चुकी थी, लेकिन इससे भी बड़ा झटका रीमा को तब लगा जब उसका घर टूट चुका था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ गया? माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे डर लग रहा है माँ। शायद तेज हवा ने सब बर्बाद कर दिया। अब हम इस तूफान में कहाँ जाएं? तभी कालू और गौरी अपने घर से बाहर आते हैं, चेहरे पर झूठी हमदर्दी लिए। अरे रीमा बहन, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो अभी सोकर उठी और देखा कि तुम्हारा आशियाना उजड़ गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत दुखद। कुदरत भी कितनी जालिम है। गोरी बहन, मैं बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं, पर गुड़िया बहुत छोटी है। तुम चिंता मत करो रीमा, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तुम अपनी बेटी और अपना भोजन लेकर हमारे घर आ जाओ। जब तक मौसम ठीक नहीं होता, तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बहन, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। भोली रीमा ये नहीं समझ पाई कि ये निमंत्रण नहीं, एक जाल था। वो जल्दी से अपनी पोटली में बचा हुआ सारा अनाज भर लाई और गुड़िया को लेकर कौवों के घर पहुंच गई। आओ आओ बैठो। ओह, कितनी ठंड है। वैसे रीमा, मुझे और कालू को बहुत तेज भूख लगी है। हमारे पास तो खाना खत्म हो गया है। क्या तुम थोड़ा अनाज दोगी? आखिर हम एक ही परिवार की तरह रह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। वाह, ये बाजरा तो बहुत मीठा है।
मैं और खाऊंगा, पेट नहीं भरा मेरा। माँ, मुझे भी भूख लगी है। बहन, थोड़ा मेरी बच्ची के लिए छोड़ दो, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे छोटी बच्ची है, उसे कितना चाहिए? ये लो 2 दाने, बाकी हम खा लेते हैं। हमें शरीर गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। उस रात वो सब सो जाते हैं। कालू और गौरी ने उनका आधे से ज्यादा अनाज खत्म कर दिया। बाहर बर्फबारी तेज हो रही थी। अगली सुबह चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। कालू और गौरी बचा हुआ खाना भी नाश्ते में खा चुके हैं। आहा, मजा आ गया। सुनो रीमा, अब मौसम थोड़ा साफ लग रहा है और हमारा घर बहुत छोटा है। 4 लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तुम्हें अब जाना होगा। क्या? लेकिन गोरी बहन, बाहर देखो, बर्फ अभी भी गिर रही है। हवा चाकू की तरह चुभ रही है और हमारा सारा भोजन भी खत्म हो चुका है। हम कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारी समस्या है। हमने रात भर तुम्हें पनाह दी, वही काफी है। अब निकलो यहाँ से। कालू भाई, गोरी बहन, ऐसा मत करो, मेरी गुड़िया मर जाएगी। हमें बस 1 दिन और रहने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं, मतलब नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है। भोजन खत्म तो मेहमान नवाजी खत्म। चलो बाहर निकलो। गौरी और कालू मिलकर रीमा और उसकी रोती हुई बेटी को धक्के मारकर घोंसले से बाहर गिरा देते हैं। रीमा और गुड़िया बर्फीली हवाओं के बीच उड़ रही हैं। वे बुरी तरह कांप रही हैं। रीमा अपनी बेटी को पंखों में समेटे आंसुओं के साथ बर्फीले तूफान में भटक रही थी। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं। माँ, अब और नहीं उड़ा जाता। हिम्मत मत हारो बेटा, ऊपर वाला हमारे साथ है। उन्हें एक पुराने सूखे पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है। देखो, वो सामने क्या है? चलो उस पेड़ के खोखर में चलते हैं। देखो गुड़िया, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ हम सुरक्षित हैं। रीमा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। कालू और गौरी अपने घर में हंस रहे हैं। ऊपर की वो भारी बर्फीली चट्टान टूटकर सीधे उनके घोंसले पर आ गिरी। एक जोरदार धमाका और वो जिस डाली पर था सब टूट जाता है। कालू और गौरी बर्फ और टूटी लकड़ियों के नीचे दबे हुए हैं। वो विशाल बर्फ का गोला उनके लिए काल बन गया। उनका घोंसला चकनाचूर हो गया और वे दोनों उसके नीचे दब गए। उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। रीमा और गुड़िया खुशी खुशी रहने लगे। आलसी कौवे कोई काम धंधा ना करते। वो सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ। आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा झरने पर बैठे हुए थे जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें? ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे नहीं, मैं मार मार कर भेजा करूंगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी पिंकी घर आती है तो गोरी पिंकी कौवी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है। जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चले, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर पिंकी कौवी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे एक सेब मिलता है। गौरी की बहू वो एक सेब लेकर घर वापस आती है। बहू जी, सासुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। सासुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही बस ये एक ही सेब मिला है जो मैं ले आई। पिंकी कौवी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पिंकी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है,
बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने ना भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अब आप अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा। अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है। जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गौरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूंगी। मैं तो तुम्हें ब्याह कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी। चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। माँ, यह मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। हाय, छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। हाँ गौरी, मैंने सोचा था कि हमारी बहू रानी बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो डायन निकली और हमारे बेटे जग्गू को हमसे छीन कर ले गई। जग्गू और उसकी पत्नी एक पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गौरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वापस आ जाओ बेटा, वैसे भी हमें बहुत भूख लग रही है, हमें दाना ला कर दो। माँ, मैं अब कभी वहां उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सासू माँ, गुस्सा ना करना। हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा बाहर निकलता है और वो खुशी से रहते हैं। विशाल जंगल आज सफेद लग रहा था। साल की सबसे खतरनाक और रूह कपा देने वाली बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे दिखने में तो रुई जैसे कोमल थे, लेकिन उनकी मार किसी नुकीले पत्थर जैसी सख्त थी। हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। रीमा चिड़िया, जो हमेशा से अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती थी, अपनी छोटी सी मासूम बेटी गुड़िया के साथ एक पुराने पेड़ पर घोंसले में सिमटी हुई थी। वो गुड़िया को अपने पंखों की गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक भयानक बर्फीली हवा का झोंका आया। पेड़ की टहनियां बर्फ के भारी वजन को सहन नहीं कर पाईं और रीमा का वो छोटा सा तिनकों से बना प्यारा घोंसला ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर जा गिरा। माँ देखो, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घास का बिस्तर, हमारा घोंसला सब टूट गया। हवा बहुत तेज है माँ, मेरे नन्हे पंख जम रहे हैं। क्या हम इस रात जिंदा बच पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमें कोई बचाने नहीं आएगा? धैर्य रख मेरी गुड़िया, हिम्मत हारना कायरों का काम है। जब तक तेरी माँ की चोंच में जान है और पंखों में हरकत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू इस पेड़ की गहरी और सूखी जड़ के पीछे छिप जा, वहाँ सीधी हवा कम लगेगी। मैं अभी पूरे जंगल में घूमकर कुछ मजबूत लकड़ियाँ और सूखी घास ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। रीमा ने उड़ान भरी, लेकिन उसके पंख गीले होकर लोहे की तरह भारी हो गए थे। वो हर पेड़ के नीचे झांक रही थी,
हर झाड़ी को टटोल रही थी, लेकिन कुदरत ने हर चीज को बर्फ की मोटी और सफेद चादर से ढक दिया था। उसे एक सूखा तिनका तक नसीब नहीं हुआ। रीमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। तभी अचानक एक ढलान के पास उसे कुछ भूरा और गोल दिखाई दिया। वो एक विशाल और सूखा हुआ नारियल था। रीमा ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर उस नारियल के ऊपर जमी बर्फ को साफ किया। नारियल का खोल बहुत मजबूत था और वो अंदर से पूरी तरह खोखला और सूखा था। रीमा को लगा जैसे उसे रेगिस्तान में अमृत मिल गया हो। वो तुरंत उड़कर वापस गई और गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नारियल के मजबूत घेरे के अंदर ले आई। देख गुड़िया, ये नारियल किसी मजबूत किले से कम नहीं है। इसकी दीवारें हमें बर्फीली हवाओं से बचाएंगी। आज रात हम यहीं सुरक्षित रहेंगे। सो जा मेरी बच्ची। अभी उनकी पलकें झपकी ही थीं कि बाहर से पंखों के फड़फड़ाने की कर्कश आवाजें आने लगी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, जो पूरे जंगल में अपनी चालाकी, चोरी और निर्दयता के लिए बदनाम थे, भोजन की तलाश में भटकते हुए वहां आ पहुंचे। अरे ओ गोरी, देख आज तो हमारी लॉटरी लग गई। इस भयानक ठंड में जहाँ एक दाना नहीं मिल रहा, वहाँ हमें एक पूरा नारियल मिल गया। अगर हम इसे अपनी चोंच से फोड़ लें तो इसके अंदर की मलाई से हमारी 2-3 दिन की भूख मिट जाएगी। जी कालू जी, आप सही कह रहे हैं। जल्दी कीजिए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आज तो मजेदार दावत होगी और फिर हम इसी के पास आराम करेंगे। जैसे ही कालू ने अपनी काली और नुकीली चोंच से नारियल पर जोरदार वार किया, अंदर से रीमा कांपती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों में विनती थी। कालू, गोरी बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। ये नारियल आपके लिए सिर्फ एक रात का भोजन हो सकता है, लेकिन इस समय ये मेरी और मेरी नन्ही बेटी की जान बचाने का इकलौता सहारा है। बाहर मौत का तांडव चल रहा है। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। क्या आप एक मासूम बच्ची की जान की कीमत पर अपना पेट भरेंगे? भगवान के लिए हमें यहाँ रहने दें। अरे ओ रीमा, तू हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ा। जंगल का कानून सरल और सीधा है। जो शक्तिशाली है उसी का सब कुछ है। फल खाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए नहीं। जा अपना यह रोना धोना कहीं और दिखा। सही कहा कालू जी ने। अपनी इस बीमार जैसी बेटी को उठा और कहीं और जा। हमें अपना भोजन करना है। तुम्हारी गरीबी की कहानी सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। भाग यहाँ से अभी के अभी। कालू ने रीमा को एक जोरदार धक्का दिया और उसे ठंडी बर्फ में गिरा दिया। बेचारी रीमा अपनी रोती हुई बेटी को लेकर फिर से उस भयानक तूफान में निकल पड़ी। पीछे से कालू और गौरी नारियल को नोच नोच कर खाने लगे। रीमा के शरीर में अब हिलने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन एक माँ का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक ढलान के नीचे उसे कुछ हरा और बड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह एक विशाल तरबूज था। रीमा को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपनी चोंच से तरबूज को अंदर से खाली करना शुरू किया। उसने सारा लाल गूदा बाहर निकाला और अंदर एक सुंदर लाल और खुशबूदार कमरा तैयार कर लिया। माँ, क्या यहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा? कोशिश तो यही है बेटा, तू थोड़ा तरबूज खा ले और अपनी आंखें बंद कर ले। माँ सब ठीक कर देगी। लेकिन चिड़िया की खुशियाँ चंद लम्हों की मेहमान थीं। तभी वहाँ कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी आ धमके। ऐ चिड़िया, बाहर निकल इस तरबूज से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके के इस फल में छेद करने की? ये तरबूज हमारा भोजन है। देखो तो पति जी, कितनी ढीठ चिड़िया है। इसने हमारे खाने को बर्बाद कर दिया। अगर तू अभी बाहर नहीं निकली तो हम तुझे और तेरी बेटी को जख्मी कर देंगे। जंगल के फल सिर्फ खाने के लिए हैं, रहने के लिए नहीं। भाग यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कबूतर, लूसी बहन, मुझ पर ना सही इस मासूम बच्ची पर दया कीजिए। रात बहुत गहरी है और बाहर बर्फीला तूफान जान ले रहा है। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। बस आज की रात पनाह दे दो। एक पल भी नहीं, हमें तेरी फालतू बातें नहीं सुननी। हमें भूख लगी है और हमें ये फल खाना है। निकलो यहाँ से। एक बार फिर रीमा और गुड़िया को उनके आशियाने से बेदखल कर दिया गया। रीमा की आंखों में अपमान की आग थी। उस रात उन्होंने एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे दुबककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी बर्फ पर पड़ी
तो रीमा ने हार मानने के बजाय कुछ नया करने की सोची। शाम तक उसने एक पत्तों का घर तैयार कर लिया। उसी शाम मौसम ने फिर से करवट ली। एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। कालू का पुराना घोंसला उड़ गया। कबूतर का घर भी बर्फ के नीचे दबकर टूट गया। वे सब बेघर हो गए और ठंड से कांपने लगे। कालू, गोरी, कबूतर और लूसी सबके सब अधमरे होकर रीमा के नए पत्तों वाले घर के सामने आकर गिर पड़े। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज कुदरत ने हमें हमारी औकात दिखा दी। हमें अपने घर के एक कोने में जगह दे दो, वरना हम जम कर मर जाएंगे। हमने फल के लिए तुम्हारा घर छीन लिया था। आज हमारे पास न फल है न घर। हाँ रीमा, हमें अपनी गलती का एहसास है। जान बचाना किसी भी भोजन से बड़ा धर्म है। हमें अपनी घर में ले लो। हम वादा करते हैं कि हम बदल जाएंगे। माँ, इन्होंने हमें रात भर बर्फ में सोने पर मजबूर किया था। इन्हें अंदर मत आने देना, ये फिर हमें निकाल देंगे। नहीं गुड़िया, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरों का काम है। जो दूसरों की गलती को माफ कर दे वही असल में महान होता है। मुसीबत में पड़े दुश्मन की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य और पक्षी धर्म है। आओ भाई बहनों, अंदर आ जाओ। ये घर हम सबका है। रीमा ने सबको अंदर बुला लिया। अंदर की गर्माहट ने उन सब के शरीरों में नई जान फूंक दी। उन चारों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी किसी कमजोर को नहीं सताएंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। रीमा की बुद्धिमानी और उसके बड़े दिल ने पूरे जंगल को एकता का एक नया पाठ पढ़ा दिया। जंगल में सर्दियों का मौसम था, मगर बच्चों को बर्फबारी देखने का शौक हो रहा था। मम्मा, आपने एक बार बताया था ना कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। हाँ गुड़िया बेटी, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। बर्फ भी ऐसी कि पूरे पहाड़ ढक जाते हैं। मम्मा, मुझे देखनी है वो बर्फ। मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटी, उसके लिए तो हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना पड़ेगा। गुड़िया जिद करती है। आखिर माँ तो माँ होती है। रीमा चिड़िया मान जाती है। गुड़िया उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा सबको जाकर बताती है। सुनो, मैं और मम्मा पहाड़ों वाले जंगल जाएंगे। वहाँ पर मैं बर्फ गिरती देखूंगी। गुड़िया, मैं भी मम्मी पापा से कहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। छोटा मिट्टू जल्दी से घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा वो जा रही है गुड़िया अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों वाले जंगल। अरे बेटा, हम जाकर क्या करेंगे? आपके पापा आएंगे तब पूछेंगे आपके पापा से। जब शाम में हरिया तोता घर आता है, उसकी पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा बच्चा पहाड़ों वाले जंगल जाने की जिद कर रहा है। अरे मेरे बच्चे को जाना है तो मैं जरा पक्षियों से पूछ कर आता हूँ। हरिया तोता बहुत अच्छा था। वो दूसरे पक्षियों को सलाह देता भी था और सलाह लेता भी था। उसने पक्षियों को जमा कर लिया। बताओ दोस्तों, आप क्या चाहते हो? क्या हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना चाहिए? तोते भैया, गुड़िया का तो बहुत शौक हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको भी जाना है। तो यार कबूतर सब एक साथ चलते हैं ना? हाँ, मगर बुलबुल बहुत बीमार है। बुलबुल को छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे बुलबुल को पीछे से कुछ हो गया तो? अरे उसकी चिंता मत करो, मैं उसका इलाज करके उसको भी साथ ही लेकर जाऊंगा। ऐसे हम बुलबुल को छोड़ तोड़ ही ना सकते हैं। तोता बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल को बड़ी जोरों की खांसी थी। मेरे प्यारे भाई, मैं तो बहुत बीमार हूँ। बताओ कैसे आना हुआ? अरे बुलबुल बहन, उठ बैठो, तुम्हारा भाई आया है। भाई को देखकर ठीक हो जाओ तुम। अरे भाई, आज तो इतने प्यार से बात कर रहे हो तो मरी हुई भी उठ जाऊंगी। बुलबुल दबा लेती है और एकदम स्वस्थ हो जाती है। सभी पक्षी तैयार हो जाते हैं। चलो, हो गए ना तुम एकदम तैयार? अब मैं तुमको बताता हूँ, हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं बर्फ देखने। तोता जंगल के कोने में रहने वाले कौवा और कौवी के पास जाता है। कव्वे, हम सब जा रहे हैं पहाड़ों वाले जंगल, वहाँ पर बर्फ देखेंगे। हाय बर्फ, मेरा तो बर्फ देखने का बहुत मन करता है। चलिए ना पति जी, हम भी चलें। हाँ, हम भी चलेंगे। हमें भी लेते हुए जाना। ये ना हो तुम लोग हमें यहीं पर भूलकर चले जाओ। हाँ, अपना सामान तैयार रखना, कोई अच्छा सा टेंट भी ले लेना। ये ना हो वहाँ पर सर्दी में ठठुरते रहो। आखिर वो दिन आ गया। उस दिन हर कोई अपना सामान पैक करके बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। अरे कालू और गोरी, क्या आपने सामान पूरा रखा है या नहीं? हाँ कवे भैया,
आप तो बहुत लापरवाही करते हो, इसलिए पूछना तो बनता है ना। वैसे रीमा, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उस बर्फ के मैदान में ऐसे भी रह सकता हूँ। कालू और गोरी बताते नहीं है कि वो अपने सामान में टेंट और लकड़ियां नहीं लेकर जा रहे। सभी पहाड़ों वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में कई जगह बैठकर वो सुख का सांस लेते और फिर अपना सफर शुरू कर देते थे। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ बर्फबारी थी। बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो कहता हूँ पहले टेंट लगा लेते हैं। तोते ने अपना टेंट लगाया, कबूतर ने भी और चिड़िया ने भी, मगर वो कौवे अभी तक बैठे हुए थे। कौवे भैया, समय रहते हुए अपना टेंट लगा लो, ऐसे रात में कौन लगवाएगा आपके साथ। हाँ हाँ, हम लगा लेंगे। तुम लोग तो छोटे पक्षी हो, तुम लोग कहाँ शक्तिशाली, मैं तो शक्तिशाली हूँ। शक्तियों का गर्व इतना था कि वो पागल कौवे टेंट ही साथ नहीं लाए। बर्फ गिर रही थी और वो आराम से बैठे हुए अपने साथ लाया हुआ दाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी। रात हो जाती है। रात में तो ठंडी ज्यादा बढ़ गई थी। रात होती गई, ठंड बढ़ती गई। कालू और गोरी बाहर बैठे हुए थे। ठंड लग रही है, अपना बताओ, क्या तुमको लग रही है? कालू जी, ठंड लग रही है, मेरे पंख सुकड़ते जा रहे हैं। हम तो टेंट भी साथ में नहीं लेकर आए। वैसे हमारे जंगल के पक्षी दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर कालू थक जाता है। पत्नी जी, मैं मरने वाला हूँ। ठंड, हाय हाय ठंड। कालू कौवा तोते के टेंट के आगे जाकर बोलता है, यार तोते तोते, मुझे अंदर ले लो, बड़ी ठंड है, मैं मर जाऊंगा तोते। मीटू जी, रहने दीजिए। ये कौवा तो है ही ऐसा, खुद टेंट लाया नहीं, हम क्यों सुलाएं भला। गोरी जल्दी से दौड़ती हुई कबूतर के टेंट के बाहर गई। कबूतर कबूतर भैया, मुझे अंदर आने दो। देखो कितनी सर्दी है। अरे मैं क्यों आने दूं? तुम तो मुझे गंदी आंखों वाला कबूतर कहती थी ना। नहीं नहीं, अच्छी आंखों वाले कबूतर, नशीली आंखों वाले कबूतर, मुझे अंदर आने दो। वो दोनों भी कौवों की मदद नहीं करते। तभी पहाड़ों में चील निकल कर आते हैं। चीलों को देख कालू और गोरी डर जाते हैं। चिची चील, आप दोनों हमें मत खाओ। अरे वहाँ आज का तो भोजन मिल गया। हाँ, वो भी 2 कौवे, वो भी इतनी ठंड में। आज तो पार्टी होगी हमारी। कालू चीलों की आंखों में बर्फ मारता है और दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। कालू और गौरी जबरदस्ती चिड़िया के टेंट में घुस जाते हैं। अरे आप दोनों इस समय में अभी तक सोए नहीं क्या? रीमा बहन, बाहर ठंडी में कहाँ नींद आती थी। हम तो अपना टेंट नहीं लाए। देखो, हमारे गीले पंख देख लो, हमें अपने पास रहने दो। चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है और आराम भी लग रहा है। अच्छा कोई ना, आप दोनों यहाँ रह सकते हो। चिड़िया, कालू और गौरी ढेर सारी बातें भी करते हैं। इस तरह वो सब टेंट में मजे करते। गरीब चिड़िया कौवी के घर में काम करती थी, क्योंकि कुछ समय से उसका पति बीमारी से कुछ काम नहीं कर पा रहा था। उसे अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब अगर बर्तन धो लिए हैं तो जाओ रसोई में जाकर कोई काम कर लो। ऐसे खड़ी खड़ी मुझे क्यों घूरे जा रही हो? मालकिन जी, कल मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा करवानी थी। अगर इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाती तो। चल भाग और रसोई में जाकर काम कर। 2 दिन अभी हुए नहीं और आई पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस लेने। मुझे भी गौरी कहते हैं। ऐसे ही गौरी के घर पर दस्तक होती है। पहले जाओ और देखो बाहर कौन है। जी मालकिन, मैं अभी देखती हूँ। बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। लग रहा है फिर कोई भिखारी आ गया है, इसे मैं भगाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ समय जाया ना करो, जाकर काम करो। और तुम भिखारी जी, क्या चाहते हो? भूखा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं, जल्दी से भागो यहाँ से। अगर मेरे पति आ गए तो बड़े डंडे से मारते हैं वो तुम जैसे भिखारियों को। ये सब आपको भगवान ने ही तो दिया है। अगर इसमें से किसी गरीब को कुछ दे देंगे तो कम नहीं होगा। तो फिर तुम भी भगवान से ही मांगो। जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। गौरी घर का दरवाजा बंद करके चली जाती है। हाँ, जंगल के तो सारे पक्षी ही ऐसे हैं। मुझे अपनी जादुई शक्ति देने के लिए कहीं और जाना होगा। शायद यहाँ कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है। अब मैं जाऊँ? मेरी बेटी गुड़िया और पति टुन्नू भूखे हैं। मुझे जाकर उन्हें भोजन भी खिलाना है। दिखा जरा, 2 ही रोटी ली है। मालकिन जी, मैं चोरी नहीं करती, मैं खुद भूखी रह लूँगी।
और ये रोटी अपनी बेटी गुड़िया और पति टुन्नू को खिला दूंगी, परंतु चोरी नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ, जो भी आता है बातें सुनाने लग जाता है। चिड़िया 2 रोटियां लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, आप आज देर से क्यों आई हैं? माँ, आप आज देर से क्यों आई हैं? आप ये रोटी खा लें। माँ, क्या आपने खाई है? बेटी, मालकिन बहुत अच्छी है, पहले मुझे खाना देती है और बाद में खुद खाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से झूठ बोलती है, जबकि वो खुद भी 2 दिन से भूखी थी। रीमा का पति भी 1 रोटी खा लेता है। चिड़िया की बेटी रोटी खाने ही वाली थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। आप तो वही चिड़िया थी ना जो वो बुरी कव्वी के घर में थी? मैं वहाँ काम करती हूँ। क्या आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? मैं भूखा हूँ। रुको गुड़िया बेटी, वो रोटी अभी तक खाई तो नहीं है? माँ, आधी खाली है। बाकी की आधी भी लेकर आओ। गुड़िया बाकी की आधी रोटी ले आती है। माफ़ करना यात्री पक्षी जी, मेरे पास इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसमें से भी आधी रोटी मेरी बेटी ने खा ली है। वो यात्री पक्षी आधी रोटी लेकर खा लेता है। हाँ, पूरा हुआ। मेरा सफर आज पूरा हुआ। मैं बहुत दिनों से किसी ऐसे ही पक्षी की खोज में था। मैं समझी नहीं यात्री पक्षी जी। ये सेब खा ले और बीज अपने घर के आंगन में दबा देना और पानी भी डाल देना, सब समझ आ जाएगा। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई चिड़िया। अब आपको सब मिलेगा, बहुत मिलेगा, और ऐसे ही दूसरों की मदद करना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी गायब हो जाता है। ये सब क्या था गुड़िया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। माँ, मैंने किताबों में पढ़ा है, शायद ये कोई चमत्कारी पक्षी था, और ये जो सेब है ये भी कोई चमत्कारी सेब है। फिर वो माँ बेटी सेब खा लेते हैं और बीज अपने आंगन में दबा देते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वहाँ एक पेड़ उगता है और उस पेड़ पर सोने के सिक्के लग जाते हैं। रीमा चिड़िया और उसकी बेटी जैसे ही आंगन में उस बीज को देखने आते हैं, वहाँ तो एक बड़ा पेड़ बन चुका था जिस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लगे हुए थे, जिसे देख चिड़िया और उसकी बेटी बहुत हैरान भी थे और खुश भी। अब मैं समझी गुड़िया, वो पक्षी इतनी शक्ति किसी पक्षी को देना चाहता था। वो तो परीक्षा ले रहा था। चिड़िया उन सोने के सिक्के से पहले बुलबुल डॉक्टर से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। इलाज के कुछ दिनों बाद उसका पति अब पूरी तरह ठीक हो गया था। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। रीमा चिड़िया अब जंगल के पक्षियों को और अपने दोस्तों को खूब मदद करती थी। इस तरह रीमा चिड़िया अपनी बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारती है। अब वो